जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज मैं एक प्री बोर्ड पेपर जो अपने स्कूल में लिया था उसको यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खाली प्रश्न पत्र। आपको पता है आपका बोर्ड का पेपर 2 घंटा 45 मिनट का आएगा जो टोटल 56 नंबर का होगा। ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। एक दो बच्चों ने मुझे ये कहा था सर ये टाइम तो कम है, पेपर काफ़ी लंबा है। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आराम से लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टाइम लगता ही नहीं है। चलिए, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अब तक बहुत अच्छी हो चुकी है तो ये बोर्ड का एक जो इम्पोर्टेंट पेपर है देखिएगा, आप इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा और भी किस प्रकार से आप इसमें अंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाद में इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे एक दिन। आप तब तक जब भी आपको उचित टाइम मिले आप इसको हल कीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है करने, अंक 7 दिए गए हैं। सामान्य जो बातें हैं वो सारी ऊपर आपने पढ़ ली है। अब ये देखिएगा, पहला जो आपको अब भाग है, पहला खंड ए है। आपको पता है खंड ए के अंदर पहला प्रश्न आएगा वो ऑब्जेक्टिव का आएगा और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को अच्छे से कवर कर सकते हो। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है? ब्लास, रेड जेल, सैंपल, लिविंगस्टोन ऑप्शन दिए हैं। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? खनिज, राजनीतिक अशांति, भू आकृति और जलवायु। पहले का तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है? चावल, कॉफी, गेहूं या मक्का, इनमें से बताना है। जब ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तब ध्यान रखिएगा, आपको खाली क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है आंसर शीट में और इसका जो पहला है इसका जो भी आपका उत्तर आ रहा है, भी जैसे मान ले ए उत्तर है तो आप इसके सामने सिर्फ ए लिख दें, न कि आपको ब्लास लिखना है। इसी प्रकार दूसरे का जो भी एबे सैदे का उत्तर है, तीसरे का जो भी है, आपको खाली जो एबे सैदे में जो उत्तर है वही लिखना है। कुछ बच्चे एबे सैदे जो उत्तर है वो लिख के फिर उसके अंदर जो लिखा है वो लिखते हैं, तो ये तो टाइम खराब की बात है, ऐसा आपको नहीं करना है। चौथा है भी लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कौन सा है? मैग्नीज, चूना पत्थर, कोयला या सभी। पांचवा है निम्न में से मेगा सिटी कौन सा है? टोक्यो, दिल्ली, ढाका या ये सभी। छठा है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित हुई? फरवरी 14 में, मार्च 17 में, मई 2020 में या अप्रैल 2021 में। निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण वाराणसी, जयपुर, गाजियाबाद, महू। और अगर अभी आप इसको हल करना चाह रहे हैं तो साथ साथ में इन प्रश्नों को आराम से पढ़कर आप उत्तर दीजिएगा। आपको कहीं हीरो नहीं बनना है, आपको अपनी नज़र में हीरो बनना है। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट और मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका ये क्या है? चावल की किस्में, कॉफ़ी की किस्में, चाय की किस्में या सभी। 9वां है कि निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, एशक, तांबा। तो ये 9 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव पहले प्रश्न के। उसके बाद खंड ए का दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का है। तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय रिक्त स्थान का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। तो जो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर कहूँ, जो उत्तर आए सिर्फ उस उत्तर को ही आप 2 नंबर लगाएंगे, उत्तर 2 नंबर और 2 का पहला जो इस रिक्त स्थान में आना चाहिए केवल वही आप आंसर शीट में लिखेंगे। पूरी, कई बच्चे क्या करते हैं इस पूरी लाइन को दोबारा लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग है। अगर आप ऐसा करेंगे तब पेपर में तो टाइम खराब होगा ही आपको। यहाँ आपके प्रश्न तो पेपर के अंदर था, उसके नंबर थोड़ी हैं। आपके जो अंक हैं 4 एबे सैदे, जो 4 रिक्त स्थान आने हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर का है, वो यहाँ पर जो उत्तर आने हैं केवल उनके हैं, न कि इस पूरी लाइन को लिखने से। कई बच्चों को रहता है इससे एग्जामिनर प्रभावित होगा, इससे प्रभावित नहीं होगा, वो सोचेगा भी यार क्या कर रहा है ये बच्चा। दूसरा है कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण रिक्त स्थान शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक है। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से रिक्त स्थान के लिए होता है या परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद खंड ए का ही तीसरा पार्ट आ जाता है अति लघुतरात्मक प्रश्न का। आपको 4 एक-एक नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ अच्छे 4 क्वेश्चन दिए हैं,
जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए, और जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से समझिएगा। और ये आपके टोटल 9 और 4 13 और 4 17 प्रश्न आपके भूगोल के अंदर एक एक नंबर के आएंगे। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 17 क्वेश्चन 9 + 4 का ये रेशो आपका रहेगा। सीधा उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद खंड ब स्टार्ट होगा आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विषय में, चाहे कोई भी प्रैक्टिकल वाला हो। इसके अंदर आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले जो 1.5 नंबर के, एक सही 1/2 नंबर के, तो मोस्टली मोटा मोटा यही मानिए भी लगभग 1 नंबर वाले प्रश्न इसमें आ जाएंगे। थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर पता हो तो लिख सकते हो। चौथा प्रश्न हो गया, आप ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न हो गया। और आपके अनुसार रुको और जाओ निश्चयवाद का क्या महत्व है, नगरीय बस्तियों को परिभाषित कीजिए, विश्व नगर के किन्हीं 2 उदाहरणों को दीजिए, प्रवास के किन्हीं 2 जनसांख्यिकीय परिणाम बताइए, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार क्या है, भारत में पल्लीकृत बस्तियों के 2 उदाहरण देने हैं आपको, और पर्यटन नगर किसे कहते हैं इसके 2 उदाहरण देने हैं, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार का एक मैचिंग का प्रश्न आ सकता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ डाला है भी। 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, आपको बताना है अटल टनल इसकी लंबाई कितनी है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है और भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, इनके साथ मैच करके बताना है। आधे आधे नंबर के होंगे। और मीटर लाइन और छोटी लाइन में अंतर है, वो स्पष्ट है, वो कीजिए। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनको मैं कहूँगा आप अच्छे से इनको कीजिएगा, और पाठ्य पुस्तक से ही ये प्रश्न हैं सारे के सारे, आपको उचित उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा इनके बारे में। फिर तीसरा खंड आता है, आपको पता है तीसरे और चौथे खंड में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे विकल्प वाले भी रहेंगे। खंड स जो आएगा उसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, और तीनों ही प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा। यानी 2 में से जो एक आप बहुत अच्छे से जिसका उत्तर लिख सकते हो उसके बारे में आपको चूज करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम ऐसे प्रश्नों में ये हो जाता है भी आप एक अच्छे प्रश्न का चुनाव करें। तो 2 हैं यहाँ पर, जैसे भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। आप देखेंगे बोर्ड के मॉडल पेपर में भी इस प्रकार का प्रश्न है, वही है, बस भाषा बदल दी है थोड़ी सी। तो ग्रामीण विपणन केंद्रों का विश्लेषण कीजिए, यानी आपको समझाना है भी ये चीज़ क्या है। तो इन दोनों में से जिसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हो वो आप चूज कीजिएगा। अगला 17वां प्रश्न है कि उत्पाद के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए, तो बांट दीजिए, फिर उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको। या फिर आप कृषि व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिखिए, ये यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। अगला 18वां है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो 3 नंबर के हैं तो आप कम से कम 3 विशेषताएं लिख दीजिए। या जल क्रांति अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। उसके बाद अगला बड़े वाला प्रश्न, बड़े वाले प्रश्न की बात करें, ये खंड द है, इसमें 2 प्रश्न आएंगे और दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। तो खंड स और खंड द दोनों में ही आपको अथवा मिलेंगे राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो प्रवास को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो इसको कीजिए। या आप लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता दर ऊंचा होने के कारणों का उल्लेख कीजिएगा। तो ये उस चैप्टर के अंदर विश्व वाली जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, ये लाइन आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का, तो इसमें दोनों बात आ जाएगी, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। पहले देखिए ऐसे प्रश्नों में ये समझना पड़ता है, फिर अपकर्ष कारक कौन से हैं और प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं उनके बारे में लिख दीजिए आप। और 20वां प्रश्न है कि ज्ञान आधारित उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर भारत में उदारीकरण ने औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए, यानी इसके बारे में समझा सकते हैं। तो अच्छा जो आप लिख सकते हो उसका चयन कीजिए। तो अभी तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के रूप में है, तो मैं चाहूँगा आप अथवा के इन दोनों प्रश्नों को अभी आप कॉपी में हल कीजिए उसको, और करके देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ आपको और कहना चाहूँगा भी, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो भी कर लीजिएगा।
तो मेरे शिक्षक साथियों को भी ये पेपर शेयर किया था। हो सकता है आपके स्कूल में भी ये लिया होगा, काफ़ी टाइम हो गया मुझे तो मेरे स्कूल में ये पेपर लिए हुए। उसके बाद ये पेपर हैं भी 21 और 22, वहाँ 2 प्रश्न और आएंगे। ये मानचित्र के हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, एक विश्व मानचित्र का और एक भारत का। जैसे विश्व रेखा मानचित्र में आपको दिखाना है कर्क रेखा, मकर रेखा, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व मानचित्र पर देशों का भी, तो आप जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े 10 देश हैं उनकी लोकेशन याद कर लें, मोस्टली उन्हीं में से आ जाएगा। और भारत के रेखा मानचित्र में खेतड़ी बताना है, पुणे, सेलम, हावड़ा है, ये बताना है। इनका भी मैं अभ्यास करवा चुका हूँ और आपको ये भी बता चुका हूँ भी इस प्रकार के जो खाली मानचित्र है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये विश्व मानचित्र इस प्रकार का मिलेगा, इसमें आपको लोकेशन भरनी होगी। कैसी भरनी है वो पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये इंडिया का मानचित्र है, इसके अंदर आपको लोकेशन है वो भरनी होगी। तो इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट पेपर जो मैंने मेरे स्कूल का लिया वो आपको बताया। और आप चाहें भी और पेपर भी आपको उपलब्ध करवाऊँ तो आप बता दीजिएगा, कोशिश रहेगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहूँगा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालता रहूँगा। तो आप अपनी तैयारी को जो संपूर्णता है वो प्रदान कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ और कहूँ, अगर फिर भी आपको लगता है बहुत से प्रश्नों के उत्तरों का नहीं पता, टेंशन हो रही है, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको घबराहट में लाना नहीं है, क्योंकि अभी अगर हमें नहीं आ रहा, कुछ गलती हो रही है, तो आप ध्यान दीजिए अभी आपको अच्छे से तैयार करने का एक मौका और है। और अगर आप ये सोच लें भी ये इसमें से तो मुझे आते ही नहीं, ये इस प्रकार का पेपर आ गया, तो कोई बात नहीं, हर झटके के लिए तैयार रहो, घबराना नहीं है, संयम रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिव संदेश आपको अपने आप को देना है भी मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मुझे याद हो रहे हैं। तो अगर आप इस पॉजिटिविटी को अपनाएंगे हर टाइम और इस चीज़ को इंटरनली भेजेंगे और चेहरे पर एक मुस्कान होगी, तो 100% आप जीत जाएंगे। और आपका जो सपना है अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये 100% आप इसको प्राप्त कर लेंगे। चलिएगा, आप सबको शुभकामनाएं, जल्द ही फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।